यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है। अब इतना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए, हालत ऐसी हो गई है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब जी जो बात कह गई उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल इस कथन के साथ जुड़ते चले गए जिसने देश में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल हम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 मुद्दों को खास तौर पर उठाने वाले हैं। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा और जिस लहजे में कहा उसको लेकर हंगामा मचा, और दूसरा है जस्टिस गोंगली का। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि पहले धर्मगुरु, फिर न्यायाधीश और फिर पत्रकार। बीते हफ्ते को अगर टटोल कर देखें तो महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों में समाज और व्यवस्था का शायद ही कोई तबका छूता रहा। पूरे देश में इस वक्त यह गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सरकार को नए कानून तक बनाने पड़े, लेकिन इसके बाद एक बयान आता है और सरकार की गंभीरता और सोच पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि अब लड़कियों से बात करने से भी डर लगता है, उनकी ही सरकार के बनाए कानून का मजाक है, या फिर एक ऐसी पुरुष मानसिकता जिसका विरोध अब खुले तौर पर महिला संगठन कर रहे हैं? यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का, अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। नहीं तो एक नो आई एम नॉट ब्लेमिंग द गर्ल्स, आई एम ब्लेमिंग द सोसाइटी इटसेल्फ। कि सोसाइटी इस तरफ में पहुंच गई है कि अब एक तरफ से दूसरी तरफ को दबाव होने लगा है। अफसोस इस बात का है कि पहले रेप होना नहीं चाहिए, मगर डर है, ये बढ़ गया है हिंदुस्तान में कि लड़कियों का नंबर कम हो गया है। हम लोग आजकल से जब बच्चा पैदा होता है चाहते हैं लड़का हो जाए, और लड़की अगर होती है तो रोने लगते हैं, जबकि लड़की भी एक बहुत जरूरी है दुनिया में। इंसाफ के लिए महिलाओं की आवाज से देश के केंद्रीय मंत्री को अब डर लगने लगा है। डर इस बात का कि कहीं कोई महिला कल को उन पर न उंगली उठा दे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वो किसी लड़की को सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। यानी यौन शोषण के खिलाफ इंसाफ की जंग में देश के मंत्री ने पहले ही लड़कियों को सजा दे दी। मंत्री साहब की सोच सामने आई तो बड़े बड़ों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जगहें सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित की जाएं, तो ये कहना तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ, ना मुझे मालूम उन्होंने क्या कहा है। वो उनसे पूछे कि इन्होंने क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक में या किसी चीज में कहा जाए, वो मेरे को उसके बारे में पता। लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एक पूरा राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। खुद पुत्र उमर अब्दुल्ला ने पिता से माफी की मांग कर दी। मुझे उम्मीद है कि उनकी मंशा महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की गंभीरता को कम करना नहीं था। आशा है पापा इस मजाक के लिए माफी मांगेंगे। जब बेटे को इतना बुरा लगा तो जाहिर है कि दूसरों को भी मंत्री जी की ये बात बुरी लगी। देखिए ऐसा कहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं से बात करना और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का हल्का बयान आना, वो भी संसद से, वो संसद की गरिमा को भी कम करता है और समाज को भी एक गलत संदेश देता है। जो लक्ष्मण रेखा फांदते हैं उनको डर कर लगना चाहिए, और ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बात है। महिलाओं को डर लगता है गंदे मन के नेताओं से बात करने से, गंदे मन के पत्रकार संपादकों से बात करने से, गंदे जजों से बात करने से, और गंदे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात करने से। महिलाओं को भी डर लगता, खाली पुरुषों को नहीं लगता। उनका जो फ्रस्ट्रेशन से, वासना से जो भरा हुई उनकी नजरें, उनका मन है, तो लड़कियों को भी डर लगने लगता। वहीं इंटरनेट पर भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा का दौर शुरू हो गया। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने क्या कह दिया? आप जैसे वरिष्ठ नेता और बेटी के पिता से और ज्यादा गंभीरता की उम्मीद होती है।
जो पुरुष फारूक अब्दुल्ला की तरह कहते हैं कि उन्हें महिलाओं को नौकरी पे रखने या बात करने से डर लगता है, तब वो अपनी ही असुरक्षा का शिकार होते हैं। लेकिन इन आवाजों के बीच फारूक अब्दुल्ला को कुछ ऐसी आवाजों से समर्थन भी मिला जिनसे अक्सर संसद के अंदर उनकी सोच मेल नहीं खाती। बयान में आपको गलती क्या लगी? सही कह रहे हैं कि उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब चौतरफा आलोचना हुई तो फारूक अब्दुल्ला ने नेताओं के पुराने घिसे पिटे बयान की तरह एक और बयान दे दिया। अरे यार, काय को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया और तो कुछ कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो। अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा और सब ठीक हो जाए। क्या करते हो तुम लोग? फारूक साहब, आपसे ज्यादा परेशान तो देश की आधी आबादी है, जो देश की दशा और दिशा तय करने का अधिकार रखने वाले नेताओं की ऐसी सोच से दो चार हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी कुछ ऐसे ही उद्गार दिए थे। बड़े बड़े अधिकारी अपने यहाँ महिला पीए नहीं रखना चाह रहे हैं, महिला असिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। हर एक को डर हो गया, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाएगा। हम लोगों ने उसी समय कहा था जब लाया जा रहा। अब देखिए धीरे धीरे क्या प्रक्रिया आती है। जब सोच ऐसी हो तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देवियों के इस देश में नेताओं से लेकर नौकरशाह तक, न्यायाधीश से लेकर धर्मगुरु और पत्रकार तक, लोकतंत्र और समाज का हर आधार महिलाओं के शोषण से रंगा हुआ है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा, बीजेपी की सांसद सरोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंजना कुमारी समाज सेविका भी हैं, निवेशक भी हैं सीएसआर की, शायना इनसे भी मुंबई से जुड़ी हैं, और जस्टिस फखरुद्दीन साहब रिटायर हैं, वह भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। शोभा ओझा जी, क्या जो बयान निकल कर आया एक मंत्री के जुबान से, उसके बाद ये हंगामा जिस सलीके से हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ये महज सिर्फ एक कानून के बदला हुआ बयान है, कानून को लेकर, या लगता है कि एक मानसिकता का प्रतीक है? देखिए, अब हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को, हर पुरुष को इस बात की आदत डालनी पड़ेगी कि वो महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें। अब वो दिन गए जब बस देवी बना के या तो पूजा जाता था या लात घूसे खाती थी महिला घर में। अब समय आ गया है कि हम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दोनों समाज को देनी पड़ेगी और पुरुषों को अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो अब्दुल्ला साहब का बयान था वो मैंने पूरा बयान देखा। उन्होंने शुरुआत ज़रूर ये कह के करी कि अब डर लगेगा महिलाओं से, सेक्रेटरी रखने में भी डर लगेगा, पर आगे जो उन्होंने बात कही कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, लड़कियां कम हो रही हैं, समाज में एक इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से रेप बढ़ रहे हैं, तो बाकी उन्होंने सब प्रो महिला बात करी। बस उन्होंने जो शुरुआत उन्होंने कही वहाँ ज़रूर उन्होंने कहा कि डर लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि जब कानून अब सख्त हो गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, जो पहले रेप में महिला पे ओनस रहता था प्रूव करने का कि रेप उसके साथ हुआ है, अब ओनस एक्यूज पे है, जो गलत करता है उस पे ओनस है प्रूव करने का कि उसको अपने आप को बेदाग साबित करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक हथियार, ये बहुत बड़ा सख्त जो कानून बना है, ये महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा कवच बन गया है महिलाओं के लिए। और निश्चित ही इसके चलते अब महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को खुल के बोलेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, और हम हिंदुस्तान में अब महिलाओं को कहीं भी रोक नहीं सकते, चुप नहीं कर सकते उसको, ये हमारे में साहस आ गया है अब। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुरुष समाज के थोड़े से डरे हैं, सहमे हैं। बस जो मैं चाहती हूँ कि ये लॉ बना, ये रूल बना है, इस रूल से, इस लॉ से हमें ताकत मिलनी चाहिए। पर जहां तक जो मुझे फारूक साहब की बात से समझ आ रहा था, आगे हम आगे एक एक करके हमको लगता है प्रतिक्रिया लेते चलें शोभा जी, मिसयूज ना हो, क्योंकि वो एक लंबा वक्तव्य हो जाएगा तो फिर वो बात टिक नहीं पाएगी। हमें लगता है ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे सुनने वाले कम से कम ठहर के सुन सके। हम लोग इस दिशा को थोड़ा ध्यान रखें। सरोज जी, जिस संसद में ये कानून पास हुआ उसी संसद के परिसर से ये बयान आया, फीलिंग क्या है आपकी? मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये बात को कहना चाहती हूं कि जो बयान है फारूक अब्दुल्ला जी का वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, और मुझे लगता है कि पूरे महिला समाज के लिए एक अपमानजनक बात उन्होंने कही है। शोभा जी इस विषय को स्वीकार भी नहीं कर पा रही हैं।
दबे छुपे शब्दों में स्वीकार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो भी स्वीकार करना उनके लिए एक पार्टी के कारण मुश्किल है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि आज महिलाओं को महिला की दृष्टि से मत देखिए। आज एक नारी को इस बात की आवश्यकता है कि वो देवी और दासी दोनों के भंवर जाल से निकलकर एक मानवी के रूप में अपनी पहचान बना पाए। और अगर मानवी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी तभी हम जाकर इन कानूनों का भी पालन कर पाएंगे। और इस कानून के साथ साथ मुझे लगता है कि जिस पहचान के हम मोहताज हो रहे हैं, समय के साथ, संस्कृति के साथ, इस पहचान को हम बना पाएंगे। रंजना, एक मिनट, ये बात आपने कही। रंजना कुमारी जी, एक दो देखिए, दो चीज सामने निकल कर आ रही है, देवी और दासी। एक मिनट सरोज जी, हम इसमें कुछ और आयाम जोड़ते चले। देवी और दासी शब्द का इस्तेमाल दोनों वक्त किया गया, लेकिन रंजना कुमारी जी ये बताइए कि एक सांसद मंत्री का ऐसा बयान आता है, संसद ऐसा कानून बनाती है, हम जो समझ पा रहे हैं ये समाज का दबाव था, संसद के भीतर से आवाज नहीं निकली थी, सड़क पर आंदोलन हुए थे, लोग एकजुट हुए थे, संसद को उस दिशा में सोचना पड़ा। तो क्या वो कौन सी स्थिति पैदा इस देश के भीतर अब सड़क पर की जाए जिससे इस तरह की मानसिकता भी कम से कम बदली जा सके? रंजना जी। देखिए, समाज जब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है और पहली बार लड़कियों का भयपूर्ण मौन टूटा है और वो इन सवालों को बड़े साहस के साथ सामने ला रही हैं, इसके बावजूद कि आज भी उन पर ही लांछन लगाया जा रहा है। कम से कम 2 केस में तो हम लोगों ने देखा कि लड़कियों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की गई। और ऐसे में देश में जो लोग नेतृत्व करते हैं, जो लोग लोगों के प्रतिनिधि हैं, संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं है, चाहे वो किसी भी मंशा से कहा गया हो। मैसेज 2 जाता है। मैसेज एक ये जाता है कि लड़कियां सावधान हो जाओ, अगर तुमने शिकायत करना शुरू किया तो तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, तुम्हें कोई नौकरियां नहीं देगा, तुम्हें कोई रखेगा नहीं। ये बड़ा ही नासमझी वाला बयान है और बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आज समाज में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आगे आएंगी, उनको नौकरियां मिलेंगी और नौकरियां देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम नौकरी करती हो तो तुमको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये इस तरह की हल्की ओछी बातें कम से कम फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। नरेश अग्रवाल का समझ में आता है कि वो एक बहुत ही घटिया किस्म के नेता हैं, लेकिन कम से कम फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं और उनको इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी के लिए। मैं भी उनके पुत्र की मांग का समर्थन करती हूँ। मैंने सुबह ही कहा था इस तरह के बयान अगर उनकी तरफ से आने लगे तो फिर हम बाकी लोगों के प्रति किस तरह की उम्मीद लगाएं जो कि संसद में बैठे हुए हैं। एक बात छोटी सी और कहना चाहूंगी कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें आज परिवर्तन की जरूरत है। हम लोगों ने स्पीकर मीरा कुमार जी से भी आग्रह किया था कि कम से कम ये परिवर्तन करिए कि महिला की अस्मिता की हत्या करने वाले, उनके साथ इस तरह के हल्के बयानबाजी करने वाले लोगों को संसद में बने रहने का हक नहीं दिया जाए। और जो लोग इस तरह की ताकि कम से कम ये एक जो आदत सी बन गई है वो खत्म हो लोगों की। हम इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। हम रंजना जी इस चर्चा को हम आगे ले जा रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल ऐसे उठे हैं। एक सवाल यह भी था कि महिलाओं के आरक्षण से मुद्दा जब शुरू हुआ था तो जिस तरह के कमेंट संसद के भीतर किए गए थे उससे सब कोई आहत हुए थे। दूसरा सवाल है अपनी सत्ता को देने की स्थिति में सांसद नहीं है जो पुरुष हैं। अब उसमें के बाद सांसदों के जरिए अगर ऐसी टिप्पणी आती है तो आगे रास्ता क्या? हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। शाइना एनसी और जस्टिस फखरुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तुरंत लौट रहे हैं। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब इतना हो जाए कि हम ही जेल पहुंचे। हालत ऐसी हो गई है। हम सीधे पहले शाइना एनसी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, ये कानून का खौफ कोई ऐसे क्राइम को लेकर है या इस समाज की मानसिकता को लेकर ये खौफ है जिसका जिक्र फारूक साहब से निकला है और इस दौर में लगातार, चाहे वो चीफ जस्टिस पुराने जस्टिस गांगुली का सवाल हो, चाहे वो तरुण तेजपाल का हमने ये खौफ जो निकल कर आ रहा है, ये क्या है? ये उस सिर्फ कानून भर का खौफ है या उस मानसिकता पर चोट करता हुआ ये कानून है?
मुझे लगता है कि जो पुरुष एक पोजीशन ऑफ पावर में है, जैसे कि आपने दो सही उदाहरण दिए, एक है तरुण तेजपाल, दूसरे हैं गांगुली जी। तीसरे तरफ से आप देखने जाओ तो मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला जी भी यही स्लॉट में फिट होते हैं, जहां मेन इन पोजीशंस ऑफ पावर फील दे कैन गेट अवे स्कॉट फ्री, या कुछ बोलने के बाद भी वो गेट अवे स्कॉट फ्री। अभी मुद्दे दो है यहाँ पर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, वो शुरुआत होता है जब आप महिलाओं के प्रति सम्मान देते हैं। एक तरफ हम बोलते रहते हैं कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, दूसरे तरफ जब आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये बोझा है, ये पनौती है, ये एक लोड है हमारे ऊपर, मुझे लगता है कि दिस इज़ द पैराडॉक्स जो हमको सही मायने में फाइट करने की आवश्यकता है। आज आपने देखा है कि देश भर में निर्भया के केस के बाद बलात्कार और महिलाओं के प्रति शोषण को लेके इतना सारा अवेयरनेस रह चुका है, जहां ये कहना कि पुरुष ने महिला के लिए नहीं सोचा या महिला ने महिला के लिए नहीं सोचा, वो विवाद का मुद्दा नहीं है। विवाद का मुद्दा ये है कि जब ये इनसेंसिटिव कमेंट्री होती है या फिर इनसेंसिटिव रूप से आपका दबाव जो है एक महिला के प्रति शोषण करते हैं या बलात्कार करते हैं या फिर सिर्फ मॉलेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मुद्दा ये है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि कन्विक्शन रेट लो है। 2-4 दिन ये मुद्दा चलता है, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर ये मुद्दे से हट के कोई और मुद्दे पे हम हटते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि महिला को जब आप सम्मान करेंगे और जब आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे, यानी कि उनको एक ऑब्जेक्ट, एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखेंगे, तब हकीकत में परिवर्तन ला सकेंगे हम समाज में। जस्ट एक मिनट, हम इसका जरा इसके इम्प्लीकेशंस पे आते हैं। एक मिनट जरा, जस्टिस फखरुद्दीन, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि कानून हमारे यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पा रहे हैं। एक कानून ऐसा आया है जिसको देखकर फारूक साहब ने जिक्र कर दिया, लेकिन हम एक चीज जरा हमें लगता है लोगों को समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशंस अगर नहीं होंगे, क्योंकि ये दबाव मीडिया का है, ये दबाव सोशल मीडिया का है, ये दबाव उस एलिटनेस का है जो कि समाज में प्रभावी तबका है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, पिछड़े इलाकों में ये इस तरीके से घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। तरीके क्या होने चाहिए अब? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक बात, इससे पहले एक बात और कहूंगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने शपथ ली है शेड्यूल 3 में टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, और तमाम सभी नागरिकों को, शहरियों को उनके हकूक दिलाने की। मैं संविधान का शेड्यूल 3 में रख के खोले बैठा हूं, और उसमें एक ये भी है, डिस्चार्ज माई ड्यूटी सो आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपुल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और रिविल। अरे भाई, आप सांसद हैं, आपने बहुत डिलिब्रेशंस के बाद जनता की मांग पर इतने इसको बैठ के दिन और रात में आपने इसको पास किया, ये पास हुआ निर्भया के बाद। आप तो ये तो बहुत हिले हवाले हो रहे थे, जब दबाव पड़ा समाज का तब बैठे सांसद, पास किया, आपने शपथ ली है। आप ये हीला हवाला क्या कर सकते? अरे भाई ये कानून ऐसा हो गया, अरे भाई ये कानून हो गया, अरे भाई अब ये हो गया, अरे भाई जब हो गया। ना पहले होना था, ना अब अब हो सकता है, और ना आइंदा होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब और सभी मंत्री और सांसद और हम सब सोच लें कि अब समाज हमें इस बात के लिए माफी ना, आगे आने वाली नस्लें हमें इन बातों के लिए माफ नहीं करेंगी। ये मैं कहना चाहता हूं। हम इस बात मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ऐसे कानून मत बनाइए अगर आपको लगता है कि जिस पे आप खुद पालन ना कर सकें। कानून हम बना रहे हैं दूसरों के लिए, और खुद हम सोचते हैं कि हम उससे मुस्तशना हो जाए, हम उससे अलग हो जाए। नहीं, हमें अपनी ज़बान पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, हमारे अपने कंडक्ट पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। हमने अपने आप को सुधारना होगा, हमें देखना होगा कि हम आईने में, ग्लास में हैं। मीडिया भी जाग रहा है, समाज भी जाग रहा है। एक और बात है, बिल्कुल, हमारे घर की बहनें, बेटियां, हमारे घर की बहन और बेटियां भी जो हैं वो कामकाजी हैं, कर रही हैं, समाज में दौड़ रही हैं। तो ये बात नहीं हुई कि हम दूसरों के लिए कुछ
अपने लिए जस्टिस कुछ फखरुद्दीन, हमें ये सुपर आपने क्लास एक नया एंगल भी दिया है कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता हुआ शख्स अगर उसी संविधान के तहत बनने वाले कानून को ही नहीं मान रहा है या उससे डर रहा है, तो फिर इस समाज के भीतर इंप्लीकेशंस उसके कौन करेगा और इंप्लीमेंट कौन करेगा। हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमें लगता है अब जस्टिस गांगुली का जो मसला है उसे भी हम जोड़ेंगे और चर्चा उस पर भी अब करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, ऐसा बयान जो कि संसद ने जिस कानून को बनाया है उस कानून के मद्देनजर बयान, और दूसरी तरफ पूर्व चीफ जस्टिस गांगुली को लेकर कई सवाल। यौन शोषण के आरोपों से घिरे जस्टिस ए के गांगुली की मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से राय भी मांगी है, और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पीड़ित लड़की को भी ईमेल लिखा है। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित लड़की से उसका बयान दर्ज करने के लिए वक्त भी मांगा है। पुलिस ने लॉ इंटर्न को बयान दर्ज करने की जगह भी तय करने को कहा है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली पर एक इंटर्न वकील ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसे प्राथमिक जांच में सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल ने सही पाया और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में चूंकि वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हैं, तो उनसे इस्तीफे की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया। जब यह बात सामने आई कि इस्तीफे से इनकार किया जा रहा है, तो इसको लेकर बड़ी तीखे तौर पर राजनीतिक तौर पर बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। हम चर्चा फारूक अब्दुल्ला से निकलते हुए जस्टिस गांगुली को भी इस हिस्से में जोड़ रहे हैं। सरोज पांडे जी, एक सवाल हर किसी के जहन में है कि एक तरफ एक मंत्री उसी कानून से डर रहा है जिस कानून को लाने में उसमें उसने भागीदारी संसद के भीतर दिखाई दी, और दूसरी तरफ एक ऐसे जस्टिस गांगुली जिनके जरिए न्याय की बात उस जगह से निकली कि जहां पर विशाखा गाइडलाइंस की बात हो, रोकने की बात हो कि आप इस तरीके से कार्रवाई, ये सारी परिस्थितियों के बीच रास्ता क्या है? क्योंकि जो मानसिकता या जिस कानून के इंप्लीकेशंस की बात है उसमें दोनों जगहों पर अथॉरिटी वाले लोग हैं जिन्होंने इस तरह से ये चीजें सामने आई हैं। पार्लियामेंट को ही निर्णय लेना है या इस देश के भीतर से आपको लगता है कि एक समाज सुधार के आंदोलन निकलेगा, फिर एक दबाव पड़ेगा, क्या होगा क्या आगे? जब तक भय नहीं होगा मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। जिस जगह पर फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, उनके बेटे के कहने पर उन्होंने माफी मांग लिया, उनका इतिहास इस बात का गवाह है कि वो बहुत रंगीन मिजाज नेता रहे हैं। और अगर उनके पुराने इतिहास को आप देखेंगे तो जो ये बयान था, ये उसके साथ में उसका कहीं ना कहीं हम इसे लिंक कर सकते हैं। जस्टिस गांगुली की जहां तक बात है, ये बहुत शर्मनाक कृत्य है। मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूं कि न्यायपालिका का व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने के बाद भी, उसका आरोप प्रमाणित हो जाता है, उसके बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह समाज में उस पराकाष्ठा को बार बार इंगित करता है जिस पराकाष्ठा की ओर हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति पर लगातार आघात हुआ है, और महिलाओं को केवल महिला के तौर पर बार बार देखने की जो शुरुआत हुई है, ये उसकी परिणति है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी आपने बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि केवल कानून से बात नहीं बनेगी, भारत की संस्कृति को भी पुख्ता करने की आवश्यकता है। और जिस दिन भारत की जो हमारी समृद्धशाली संस्कृति थी, अगर हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये कानून भी अमल में आएगा, और ये कानून के अमल के साथ साथ इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगेगी। बाकी जहां तक इनके इस्तीफे और बाकी फारूक अब्दुल्ला जी की बात है, ये दोनों जन का ही इतिहास रहा होगा। जस्टिस गांगुली जी अगर आज जिस पद पर हैं और उस पद पर बैठने के बाद इस्तीफा देने से मना करते हैं, तो उनका इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। जी शोभा जी, फारूक अब्दुल्ला जी का इतिहास मालूम है आपको? नहीं, हम लगता है उसमें एकदम निचपन में ना जाएं। हम एक रास्ता निकालने के भी यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं। शोभा जी, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जस्टिस गांगुली का मामला जैसे ही सामने आया, मसलन सोहराब जी ने कहा, ऐसे में तो हर इंटर्न कल अगर इस तरीके से करेगी तो क्या कहा जाएगा। संयोग से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात कही, नहीं अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, जबकि सुषमा जी ने तुरंत कहा था इस्तीफा इनको देना चाहिए। हम एक सवाल इस चीज को मेरे ख्याल से देश भी समझना चाहेगा कि जो लोग अथॉरिटी के साथ पदों पर बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, कानून बनाने में उनकी भागीदारी होती है, अगर उन पर आरोप लगते हैं तो अब नजरिया क्या होना चाहिए? शोभा जी।
देखिए, जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं उनको समाज के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, और जब उन पे कोई भी उंगली उठती है, इस देश ने तो वो भी देखा है, जब एक रेल एक्सीडेंट के लिए शास्त्री जी ने, जो रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वो भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। और आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग ओहदे पे बैठे हैं, जब उन पे उंगलियां उठती हैं, उन पे कोई इल्ज़ाम लगते हैं, तो वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं सबको लपेटूंगी। जो अभी सरोज जी कह रही थी कि शोभा जी दबे जवानों में बोल रही हैं, ऐसा नहीं है सरोज जी। मैं तो बहुत पक्षदार हूँ महिला अधिकारों की और महिलाओं की लड़ाई के लिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। मैं इसमें फिर कहूंगी कि गांगुली जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और वो भी ह्यूमन राइट्स के पद पे बैठे। आप जिस पार्टी से आप आती हैं, आप इस बात का आप पार्टी में समर्थन करेंगे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। सरोज जी, अभी आप मेरे को बीच में ना टोकिए। सरोज जी, जब आपका मौका है आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। तो जो मैं कह रही हूँ, जस्टिस गांगुली हो, चाहे आज जो फारूक जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना बिहेव करने की ज़रूरत है। चाहे मैं कहूँगी गुजरात का स्नूपिंग केस भी था, तो जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेंगे कुछ करने के बाद गलत, या एक जज अपना पद नहीं छोड़ना चाहेंगे, पत्रकार के मामले में मैं क्या करना चाहूंगी कि शायद वो फंस गए थे तेजपाल, क्योंकि वो चिट्ठी दे चुके थे माफी मांग चुके थे, इसलिए फंस गए। नहीं तो वो शायद वो भी पर भी उन्हें पूरी कोशिश करी अपने आप को बचाने के लिए। तो ये तो एक नियम है कि जब आदमी फंसता है तो वो किसी न किसी तरह से अपने को बचाने की कोशिश करता है। पर अब समय आ गया है कि जो व्यक्ति अधिकार के स्थान पे बैठे हैं, प्लेस ऑफ अथॉरिटी पे बैठे हैं, उनको एक रोल मॉडल होना पड़ेगा इस समाज में। उनको अपने आप को समाज से ऊपर करके नियम कायदे कानून का सम्मान करना पड़ेगा, और जहां ऐसी कोई बात आती तुरंत इस्तीफा देके एक जांच की खुद एक जांच की मांग करके, अगर वो साफ सुथरे हैं, एक मैसेज जाना चाहिए समाज के भीतर। तो आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी सरोज जी, आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ। शोभा जी ने जो बात कही सुनने में बहुत अच्छी लगी, मैं आपका समर्थन करती हूँ, लेकिन आप जिस पार्टी से आती हैं, मैं आपको केवल इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक कार्य कर दीजिए, फारूक अब्दुल्ला जी से इस्तीफा ले लीजिए, मैं बात को मान लूंगी। और आप मोदी जी, आप पहले मोदी जी और शाह से तो इस्तीफा ले मोदी जी और गोयल उनकी बात में आप कब कहा थी? आपने कहा कि आप पक्षधर हैं, फारूक अब्दुल्ला जी ने अभी कहा, आप स्वीकार कर लीजिए, राजनीतिक बात अलग है। नहीं शोभा जी और सरोज जी, हमें लगता है कि सवाल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मोदी और शाह ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया, उन्होंने बड़ा मुश्किल है ये। राजनीतिक तौर पर चीजों को ले जाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं नहीं। शोभा जी, हमें लगता है और सरोज जी, हमें लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर इस्तीफे की बात में ही अगर आप समाधान आज खोजने लगेंगे, हमें लग रहा है कि हम लोग एक रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऑथोरिटी वाले लोग हैं। सवाल आपने उछाल दिया हवा में, इस्तीफा ले लीजिए। इस देश में हर कोई जान रहा है कि शोभा जी या कांग्रेस पार्टी का रोल क्या होगा फारूक साहब को लेकर। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, या बीजेपी मोदी को लेकर क्या सोच, कोई छुपा हुआ नहीं है चीज। लेकिन हम बार बार उस महिलाओं के दायरे में समझना चाह रहे हैं कि महिलाएं के दायरे में महिलाओं को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जा रहा है। रंजना कुमारी जी, ऐसे में आगे रास्ता निकलेगा कैसे? नहीं, रास्ता आप ढूंढ रहे हैं तो रास्ता निकलेगा जबकि कानून कड़ाई से लागू होगा, और जो कि अब हम लोग देख रहे हैं कि शायद उस तरफ हम लोग चल निकले हैं। और दूसरी बात जो है उसमें जो लोग भी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, ये पावर स्टेटमेंट्स हैं। चाहे तेजपाल ने कहा हो कि दिस इज द इजीएस्ट वे टू कीप योर जॉब, या चाहे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हो, या जज जो कह रहे थे, जो कि इंदिरा जयसिंह ने कहा, हमारी मित्र ने, कि जज कहते हैं कि अब तो हम सेक्रेटरी नहीं रखेंगे, अब तो हम काम करने के लिए कोई इंटर्न नहीं रखेंगे। तो ये सारे पावर स्टेटमेंट हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग ही तय करेंगी कि औरतें नौकरियों में आएं कि ना आएं, और कौन सी नौकरी करें कौन सी नहीं करें। ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। इन लोगों को इस तरह की भाषा बोलने के लिए जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, और जैसा कि मैंने कहा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बदलना चाहिए, संविधान आपके ही चैनल में अभी कहा, मैं बहुत समर्थन करती हूँ उस बात का कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल आप प्रॉमिस करते हैं देश के, आप संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, और उसके बाद इस तरह की बात करके
फिर भी राजनीति भी करें, संसद भी बने रहे, मंत्री भी बने रहे, तो ये संभव नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आज पैदा करने की जरूरत है। 2-3 सवाल देखिए, समाज की तरफ इंगित किया, शोभा जी ने, तो समाज को भी, सरोज जी ने और रंजना कुमारी ने उठाए हैं। हम 1 मिनट इस पे आ रहे हैं। फखरुद्दीन साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद इस तरह के बयान देने का मतलब ऑटोमेटिकली उनकी कुर्सी नहीं चली जानी चाहिए? ये जो इस्तीफा कौन मांगेगा, ये तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए था। अभी ऑटोमेटिकली नहीं, मैं इससे पहले बस ऑटोमेटिकली तो नहीं, कि अल्टीमेटली वो प्रक्रिया दे दी है। देखिए, ये बड़े होशियार लोग होते हैं, जब ये कुर्सी पे बैठते हैं ना तो बड़ी इससे पहले मैं एक बात और कर दूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए समाज में चेतना कितनी है। हमारी तीनों बहनें, चारों बहनें जितनी भी हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों से भले ही हों, लेकिन उनकी सोच और उनका एक विचार ये है कि किस तरह से नहीं, हम इसका उत्थान कह रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव और पार्टी का दबाव एक रहता है। जुडिशरी में इसी तरह से पॉलिटिक्स में पहले ये था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेज ये थी 1.5 साल पहले तक कि 3-4 साल तक कोई महिला जज नहीं थी। बड़ी डिमांड हुई, प्रतिभा पाटिल साहबा ने एक जोर दिया कि भाई महिला जज क्यों नहीं। तो देखिए, जस्टिस मिश्रा आई, जस्टिस ये रंजना पी देसाई आई, तो ये आई। इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी नहीं था। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। तो अब जो समाज बदल रहा है, समाज के प्रतिनिधि बदल रहे हैं, इससे जागरूकता आ रही है, जागरूकता के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आ रही है। लगता है, देखिए क्या है कि जिस तरीके से नहीं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे देखिए एक क्या किया, अपराध करने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 बरस तक, ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया। हम नहीं, मैं दूसरी बात करूं, ये तो ले लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पावर दे दिया। पावर है जी, 1 महीने के अंदर ही कहते थैंक यू वेरी मच। ये पावर कहीं आ जाना चाहिए ना। और दूसरी बात, मतलब हमें लगता है कि पार्टी के फोरम से ऊपर उठकर अगर कानून के इम्प्लीकेशंस कानून के जरिए ही बनने लगे तो ये नहीं कहेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे अरे इनकी तो कुर्सी चली जाएगी, बोलते ही है। हो क्या रहा है कि आपने तो आजीवन कारावास दे दिया, अब उसके बाद उन्होंने धीरे से रेमिशन और ये करके फिर छोड़ दिए, तो मगर अब बंद हो रहा है। दूसरी बात मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था, फटाफट कहिए, हम ब्रेक बात बिल्कुल नहीं, मैं उठाया था ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन होगा इसका चेयरमैन? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसके बाद वही पोस्ट जिसने होल्ड किया वो हो सकता है। इसके बाद हर स्टेट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है कि देखिए, जज अपॉइंटमेंट के लिए दोनों मैसेज एक साथ नहीं चल सकते हैं, जिसमें आपको बचना होगा और इस स्टेट को निर्णय लेना होगा। जो एक्ट बनाया तो उसमें लिख दिया कि ये प्रोसीजर रिटायरमेंट का वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट। हम चर्चा यहाँ पर हम रोक रहे हैं, चर्चा हम रोक रहे हैं। सरोज जी, रंजना जी, शायना जी और शोभा जी, हम चर्चा यहाँ पर रोक रहे हैं, चर्चा रोक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबर हमें दिखलानी है असल में, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे निकले हैं कि संविधान की शपथ लेने के बाद उसी संसद और उसी संविधान के तहत बनाए गए कानून को लेकर वो कैसा क्यों है। दूसरी तरफ जस्टिस गोंगले, इस पर राम जेठमलानी साहब का कहना है अगर उन्हें लगता है कि वो निर्दोष हैं तो उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए। ये बात राम जेठमलानी की तरफ से आई है। कृष्णा तीरथ का कहना है गोंगली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, कानून सबके लिए समान है। तो अलग अलग राय अलग अलग तरीके से आ रही है, लेकिन ये वाकई है कि जो ऐसे पदों पर बैठे हैं जो आदर्श होने चाहिए, जब उन पर दाग लग रहे हैं तो उस पद पर वो बैठे क्यों हैं, ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।